नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय बेंच। शिवसेना में हुए दल बदल और विधायकों की अयोग्यता पर होगी सुनवाई। धर्म के आधार पर भर्ती को लेकर लखनऊ के लुलु मॉल प्रबंधन ने दी सफाई। कहा, हमारे यहाँ 80% से ज्यादा वर्कर्स हिंदू, शेष में मुस्लिम, ईसाई और अन्य वर्ग से हैं। धर्म के आधार पर नहीं होता भेदभाव। आईसीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे हुए घोषित। 4 छात्र 99.8% अंकों के साथ शीर्ष पर, 99.97% छात्र हुए पास। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। चाइना की जी वोंग को हराकर जीता सिंगापुर ओपन का खिताब। पहली बार सिंगापुर ओपन चैंपियन बनी है सिंधु। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर है आज सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की। कल यानी 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसे लेकर आज सत्ता पक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में विपक्ष के कई बड़े दिग्गज शामिल भी हुए और अपनी बात भी रखी। क्या कुछ हुआ बैठक के दौरान, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं आज विपक्ष ने भी एक बैठक बुलाई थी जिसमें संसद पर सरकार को कैसे घेरा जाए इस पर तो चर्चा हुई, साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। बाद में विपक्ष ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी है। तो किसके नाम पर लगी मोहर, जानेंगे इस बारे में भी। इसके अलावा मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के परिणामों की भी करेंगे चर्चा। साथ ही महाराष्ट्र में सियासी संकट में कैसे उद्धव पड़ रहे हैं भारी, इसको लेकर भी होगी बात। इसके अलावा जानेंगे कि क्यों कर्नाटक बीजेपी में मची हलचल और मायावती ने क्यों साधा अपने ही रिश्तेदारों पर निशाना। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। परंपरा के मुताबिक आज सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने अपनी बातें रखी और विपक्ष के तेवरों ने बता दिया कि सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। तो किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही अब नए उपराष्ट्रपति का फैसला भी वोटिंग से ही होगा। बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को मैदान में उतारकर जो दांव खेला था, विपक्ष ने उसका जवाब दे दिया है। विपक्ष ने राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्ग्रेट अल्वा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मार्ग्रेट अल्वा कांग्रेस की वरिष्ठ सदस्य हैं। 80 साल की अल्वा राजस्थान के अलावा गोवा, गुजरात और उत्तराखंड की भी राज्यपाल रह चुकी हैं। वो कर्नाटक से आती हैं। कर्नाटक में 1 साल के अंदर ही विधानसभा चुनाव होना है और अल्वा के सहारे कांग्रेस दक्षिण भारत में बीजेपी के हाथ में बने एकमात्र राज्य को भी छीनने की कोशिश में जुट गई है। अल्वा 5 बार संसद सदस्य रही हैं। वो 4 बार राज्यसभा और 1 बार 1999 में लोकसभा की सदस्य चुनी गई। मार्ग्रेट अल्वा राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। राजीव कैबिनेट में संसदीय कार्य और युवा विभाग की मंत्री रही हैं, जबकि राव की सरकार में पब्लिक और पेंशन विभाग की मंत्री रही हैं। आज विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में अल्वा के नाम पर मुहर लगाई गई। एनसीपी चीफ शरद पवार ने मार्ग्रेट अल्वा के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि वो काफी वरिष्ठ नेता हैं और पूरा विपक्ष उनके साथ है। इस दौरान विपक्ष की ओर से एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाने की कोशिश नहीं की। उपराष्ट्रपति चुनावों में पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। अल्वा के सहारे कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय को भी साधने की कोशिश की है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। मतदान का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का होता है। वोटिंग संसद भवन में ही कराई जाएगी और वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। देर शाम तक चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। 10 अगस्त को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विपक्ष के पास मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है, यानी सत्र में इस बार सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। विपक्ष ने सरकार को टेंशन दे दी, लेकिन विपक्ष की एक और घोषणा ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि आज विपक्ष ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम की ऐलान कर दिया है। तो किसके नाम पर लगी मोहर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मोदी सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में पीएम मोदी खुद ही शामिल नहीं हुए, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जय
जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं। क्या ये असंसदीय नहीं है? बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए, जबकि विपक्ष की ओर से राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय, शिवसेना से संजय राउत सहित अधिकांश पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने ऑल पार्टी मीटिंग में 13 मुद्दे उठाए हैं, जिसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग और अग्निपथ योजना का मामला भी शामिल है। दरअसल विपक्ष मोदी सरकार पर पिछले कुछ समय से ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना में जो टूट हुई उसके पीछे ईडी का ही डर था। शिवसेना के कई विधायकों पर ईडी ने शिकंजा कस दिया था। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से ईडी 50 घंटे लंबी पूछताछ कर चुकी है और 21 जुलाई को सोनिया गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। खड़गे ने कहा कि मीटिंग में ईडी का मामला तो हमने उठाया ही, साथ ही चीन की घुसपैठ, विदेश नीति, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव, जम्मू कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के मामलों पर भी हमने चर्चा की मांग की है। लेकिन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा कराएगी ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 14 दिन का समय मिला है। हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, सरकार का सहयोग करने को भी तैयार हैं, लेकिन सरकार को विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी। इस बार का मॉनसून सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होगी, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 6 अगस्त को कराई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जबकि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। यानी राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब चुनाव में जीत किसकी होगी ये तो परिणाम बताएंगे। वैसे नतीजे तो आज मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के आ गए हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य को करारा झटका लगा है। आखिर कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश निकाय चुनावों के परिणाम सामने आ गए हैं। इन परिणामों में ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख को जबरदस्त झटका लगा है। वो अपने गढ़ ग्वालियर में पार्टी को नहीं जिता पाए। पिछले 3 दशक में पहली बार बीजेपी को ग्वालियर में हार मिली है। ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पूरी ताकत लगा दी थी। ग्वालियर में मेयर पद पर कांग्रेस की जीत के साथ ही ये साफ हो गया है कि बीजेपी ने सिंधिया के सहारे ग्वालियर चंबल संभाग की जिन 32 विधानसभा सीटों को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी, कांग्रेस वहां एक बार फिर मजबूती से वापसी कर चुकी है। कांग्रेस की शोभा से करवार चुनाव जीत गई है। इसके अलावा पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस को जीत मिली है। यहां कांग्रेस के विक्रम आहाके ने बीजेपी के आनंद धुर्वे को 3547 वोटों से हरा दिया। जबलपुर में भी मेयर पद पर कांग्रेस को जीत मिली है। यहाँ जगत बहादुर 50,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के जितेंद्र जामदार को हराया है। बुरहानपुर निगम में भी शुरुआत से कांग्रेस उम्मीदवार शहनाज अंसारी आगे चल रही थी, लेकिन अंतिम दौर में वो बीजेपी की माधुरी पटेल से 542 वोटों से चुनाव हार गई। शहनाज की हार में एआईएमआईएम का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी से यहां मैदान में उतरी शाइस्ता सोहेल हाशमी को 10,274 वोट मिले हैं, जो कांग्रेस की हार का कारण बन गई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के लिए भी मध्य प्रदेश से अच्छी खबर आई है। पार्टी सिंगरौली में मेयर चुनाव जीतने में कामयाब रही है। आप उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने कांग्रेस के अरविंद चंदेल को 9,352 वोटों से हरा दिया। बीजेपी यहां तीसरे स्थान पर आई है। भोपाल, इंदौर सहित 7 निकायों में बीजेपी आगे चल रही थी या जीत चुकी थी। बीजेपी भले ही 11 में से 7 निकाय में जीत रही हो, लेकिन ये चुनाव उसके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि शहरों में बीजेपी को बेहद मजबूत माना जाता है। 2015 में एमपी में कांग्रेस को एक भी निगम में जीत नहीं मिली थी। बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था, जबकि इस बार कांग्रेस से बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। ज्योतिरादित्य ने ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए खूब प्रचार किया, लेकिन निराशा हाथ लगी। और निराशा तो बीजेपी को महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शिंदे और उद्धव एक बार फिर एक हो सकते हैं। इस बात के संकेत एक शिवसेना नेता के ट्वीट से मिले हैं। क्या है उस ट्वीट में, देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या वाकई उद्धव ठाकरे फिर जाएंगे बीजेपी के साथ? महाराष्ट्र में इन दिनों ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। इसी बीच शिवसेना नेता दीपाली सैयद ने अपने ट्वीट से राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया है। दरअसल शिवसेना नेता दीपाली सैयद ने अपने ट्वीट में कहा कि ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अगले 2 दिनों में आदरणीय उद्धव साहब और आदरणीय शिंदे साहब शिवसैनिकों की भावनाओं पर चर्चा करने के लिए पहली बार मिलेंगे।
साफ है कि शिंदे साहब शिव सैनिकों की तड़प को समझते हैं और उद्धव साहब ने परिवार के मुखिया की भूमिका बड़े दिल से निभाई थी। इसमें मध्यस्थता में मदद करने के लिए बीजेपी नेताओं को धन्यवाद। इससे एक दिन पहले भी दीपाली सैयद ने एक और ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि माननीय आदित्य साहब जल्द ही कैबिनेट में आए। इस ट्वीट को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत भड़क उठे हैं। उन्होंने सीधे दीपाली सैयद को सोच समझकर ट्वीट करने की सलाह दी। राउत ने कहा कि दीपाली सैयद एक अभिनेत्री हैं, वो पार्टी के लिए काम करती हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें ये अधिकार किसने दिया। वो शिवसेना की नेता नहीं है, वो एक पदाधिकारी हैं, वो एक प्रवक्ता भी नहीं है। इसलिए उन्हें इस तरह के बयान देते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इतना ही नहीं, राउत ने कहा कि आने वाला समय तय करेगा कि शिंदे समूह साथ आएगा या नहीं। हम एक साथ क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि वो हमारे सहयोगी हैं। भले ही आज वो मेरी आलोचना कर रहे हों, ये उनकी मजबूरी है। भाजपा ने उन्हें मजबूर किया है। वो 2.5 साल से हमारे साथ सत्ता में थे। हमने उनकी कई समस्याओं का समाधान किया है, तो क्यों ना एक साथ आने के बारे में सोचा जाए। अब संजय राउत ने ट्वीट को लेकर बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। शिवसेना नेता के ट्वीट पर भले ही संजय राउत भड़क उठे हैं, लेकिन कुछ संकेत तो मिल ही गए हैं। वैसे संकेत तो इस वक्त कर्नाटक से भी मिल रहे हैं और वो हैं बीजेपी में टूट के। और इस टूट से डरी बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है और विधायकों की घेराबंदी कर दी है। आखिर क्या है मामला, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार यानी 18 जुलाई को करीब 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक मतदान करेंगे। ऐसे में अब सभी की नजरें कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग पर लगी हुई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहा है और उसे जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अब इसी जद्दोजहद के बीच कर्नाटक बीजेपी में कुछ ज्यादा ही हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरह से विधायकों की घेराबंदी की जा रही है, उससे बीजेपी के अंदर उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि कर्नाटक बीजेपी के अंदर लंबे समय से हलचल मची हुई है, जिससे दावा भी किया जा रहा है कि बीजेपी में टूट हो सकती है, जिससे बीजेपी डरी हुई है और अब बीजेपी का वो डर साफ जाहिर हो गया है। दरअसल भाजपा विधायकों को बीते दिन यानी शनिवार शाम से ही बेंगलुरु के एक निजी होटल में भेज दिया गया है। भाजपा के मुख्य सचेतक एम सतीश रेड्डी ने विधायकों को मतदान के लिए विधानसभा के लिए रवाना होने तक होटल में रहने के लिए कहा है। रेड्डी को ये निर्देश बीजेपी हाईकमान की तरफ से मिले हैं, जिससे साफ है कि कर्नाटक बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। जिस बात की भनक बीजेपी आलाकमान को लग चुकी है, जिसको देखते हुए पार्टी नेतृत्व सचेत हो गया है और विधायकों और सांसदों को कड़ी निगरानी में रख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर बहुत गंभीर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा की कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ रही हैं। इससे बीजेपी आलाकमान की चिंता भी बढ़ गई है। ऐसे में ये नजदीकियां राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की मुश्किलें न बढ़ाएं, इसलिए बीजेपी ने घेराबंदी कर दी है। अब बीजेपी ने घेराबंदी तो कर दी, लेकिन इस घेराबंदी ने संकेत दे दिए कि कर्नाटक बीजेपी में जल्द कोई बड़ा धमाका हो सकता है। बीजेपी को डर है कि अगर टूट हुई तो राष्ट्रपति चुनाव में उसका खेल बिगड़ सकता है। यानी बीजेपी को अपनों के ही धोखे से डर लग रहा है। वैसे धोखा तो मायावती को भी अपनों से ही मिला है और मायावती ने आज ट्विटर के जरिए उन सभी पर निशाना साधा है जिसने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। क्या बोली मायावती, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बीएसपी चीफ मायावती पार्टी को दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन पिछले 3 दशक में सबसे खराब रहा है। अब मायावती की नजरें 2024 के लोकसभा चुनावों पर हैं, लेकिन इससे पहले वो पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी में हैं। इसे लेकर आज उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से 3 ट्वीट किए, जिसमें पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से सतर्क करने की बात कही है। मायावती ने कहा, दलित और उपेक्षितों में भी स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है, जिसमें मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं और एक ऐसा है जो मेरी गैर हाजिरी में मेरे दिल्ली निवास पर सीबीआई छापे के बाद परिवार सहित चला गया। तब से ही छोटा भाई आनंद सरकारी नौकरी छोड़कर परिवार के साथ मेरी सेवा व पार्टी कार्य में लगा है, जबकि इन स्वार्थी किस्म के लोगों ने खासकर वाम सेफ और DS4 आदि के नाम पर अनेकों प्रकार के कागजी संगठन बनाए हुए हैं, जो सामाजिक चेतना पैदा करने की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और अब यही कार्य बीएसपी
बीजेपी में कुछ निष्क्रिय हुए लोग भी दूसरे तरीके से कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। इस प्रकार से बीएसपी को कमजोर करने हेतु जातिवादी शक्तियां यहाँ पर्दे के पीछे से ये सब षड्यंत्र करती रही हैं। साथ ही उनसे कागजी पार्टियां बनवाकर चुनाव में दलित व शोषितों का वोट बांटने की घातक कोशिश करती हैं। ऐसे में पार्टी व मूवमेंट के हित में इन सभी से सावधान रहने की अपील है। मायावती ने कहा कि जातिवादी ताकतें बसपा को कमजोर करने के लिए पर्दे के पीछे से साजिश कर रही हैं। बसपा को कमजोर करने के लिए कई संगठन बनाए गए हैं और अपने ही रिश्तेदारों को इन साजिशों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की। इन दोनों से जनता त्रस्त है, पर सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उसका ध्यान है तो सिर्फ चुनावों पर। लेकिन विपक्ष लगातार आम जनता के हित के लिए इन मुद्दों को उठाता रहा है। खास तौर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, और अब एक बार फिर राहुल गांधी ने इन्हीं मुद्दों को लेकर ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। क्या कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार इस पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है, जबकि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले बेरोजगारी महंगाई को लेकर कई बड़े वादे किए थे और सत्ता में आते ही सभी वादे भुला दिए गए। लेकिन विपक्ष अक्सर ही सरकार को उनके किए वादे की याद दिलाने की कोशिश करता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर मोदी सरकार को घेरते दिखाई देते हैं और राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को बेरोजगारी के मसले पर कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उसे तानाशाह करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपना हक मांग रहे अभ्यर्थियों का एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि सवाल मत पूछो, आवाज मत उठाओ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन मत करो, नए भारत में हक मांगने पर होगी गिरफ्तारी। युवाओं को बेरोजगार बनाकर करोड़ों परिवारों की आस तोड़कर देश का भविष्य उजाड़ रही है ये तानाशाह सरकार। इससे पहले भी राहुल गांधी ने पिछले 5 सालों के दौरान 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर दोगुनी होने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उस समय भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री के झूठ के लिए देश के नौजवान गुमराह, विश्वासघात और धोखे जैसे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी ही नहीं बल्कि जनता के हित के सभी मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार अपने आंख कान बंद करके बैठी है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।